गुड मॉर्निंग। आज अपन जिस नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो अपना टॉपिक है तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रियाकलाप। यानी तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होते हैं, किस प्रकार की गतिविधियां को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, उनको लेकर के अपन आज कुछ बात है वो इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। और ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और यहाँ पे बहुत अच्छे प्रश्न है वो पूछे जाने की पूर्ण रूप से गुंजाइश है। तो आप ध्यान से इस चैप्टर से संबंधित जो भी बिंदु आप लोगों के समझ में नहीं आया है तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। अपन चलते हैं जिस चैप्टर के बारे में सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वह करेंगे कि तृतीय चैप्टर में क्या आता है। अपन जानते हैं कि तृतीय चैप्टर के अंदर जैसे अपन लोगों ने प्राथमिक और द्वितीय चैप्टर की बात की थी, तो प्राथमिक में ये देखा था कि पुराने समय का आदिमकालीन मानव समाज था वह मूलतः जैसे कृषि करता था या शिकार करता था या जो खनन करता था, या उसके बाद में धीरे धीरे लोग में समझ विकसित हुई तो उन्होंने खनन वगैरह ये सारी प्रोसेस प्रक्रिया शुरू की। उस प्रक्रिया को अपन ने प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखा था। और उसके बाद में तकनीकी के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता को बढ़ाना, लोगों ने तकनीकी की सहायता से उद्योगों के अंदर विनिर्माण, जिसको अपन कहते हैं विनिर्माण, यानी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया। अब देखो कि कच्चे माल की सहायता से अपन ने वस्तुओं का निर्माण तो कर लिया। अब वस्तुओं को बाजार में पहुंचाने के लिए या लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सेवा की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब तृतीय सेक्टर के अंतर्गत अपन सेवा से संबंधित बात करेंगे। अब सेवाएं विद्यार्थियों कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि सेवा के बदले भुगतान करना बहुत जरूरी है। यानी आप अगर सेवा का उपयोग करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है उस सेवा के बदले में आपको भुगतान करना पड़ेगा। जैसे अपन बात करते हैं कि अपन हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, वो एक सेवा कर रहा है, लेकिन उस सेवा के बदले मरीज को, चिकित्सक को पैसे देने पड़ते हैं, उसको भुगतान करना पड़ता है। ये एक प्रकार की सेवा है। यहाँ कई विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएंगे तो वहाँ को जो आपको पढ़ाएंगे वो एक आपकी सेवा है, लेकिन उस पढ़ाने के बदले उनको भी भुगतान किया जाता है। ये सारी सेवाओं के अंतर्गत आता है। अब सेवाएं कई प्रकार की हो सकती है, सेवाएं एक विशिष्ट प्रकार की होती है। अब सेवा के अंतर्गत अपन बात करें तो सेवाएं क्या होती है? विशिष्ट प्रकार की होती है। और सेवाओं का ऐसे फ्री में सेवाएं विद्यार्थियों नहीं दी जाती है, सेवाओं के बदले में आप लोगों को भुगतान करना पड़ेगा। अब मैं स्वास्थ्य की बात करूं या मैं शिक्षा की बात करूं या विधि की बात करूं या प्रशासन की बात करूं, ये सभी सेवाएं हैं। लेकिन इन सेवाओं को प्राप्त करने, जैसे आप स्वास्थ्य सेवा का मतलब ये होगा कि आप सही है, आपका स्वास्थ्य सही है या नहीं है, इसकी जांच डॉक्टर करेगा, चिकित्सक करेगा। अब वो चिकित्सक कितना कुशल है, उसको कितना ज्ञान है, उसने कहां से प्रशिक्षण प्राप्त किया, ये बातें होना जरूरी है। नहीं तो आपके स्वस्थ है आप या अस्वस्थ है इसकी जांच नहीं कर सकता है। तो किसी भी प्रकार की सेवा देने के लिए उस व्यक्ति में कितनी क्या कुशलता है, उसको उसके फील्ड के बारे में कितनी क्या जानकारी है, उसने कहां से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ये बात भी होनी जरूरी है। यानी शिक्षक है तो वो कितना किसी भी बिंदु को पढ़ा रहा है तो उसके अंदर उसको कितनी मतलब जानकारी है, उसने उसको पढ़ाने के लिए कहां से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, कितना वो कुशल है ना। तो ये सारी उसके बारे में प्रशिक्षण है, ज्ञान है, कुशलता है, ये बातें होना, योग्यता होना जरूरी है, तभी वो सही सेवा है वो सामने वाले को उपलब्ध करवा सकता है। अगर उसके अंदर कुशलता नहीं है, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है, उसने ना तो प्रशिक्षण किया है, तो सीधी सी बात है कि वो ये सेवा है आपको नहीं दे सकता है। हो सकता है वो देगा तो आधी अधूरी सेवा ही आपको दे सकता है। तो ये सेवा में होना जरूरी है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, विद्यार्थियों को देखते हैं कि आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत जब बात करते हैं तो उस समय अधिकांश लोगों का बहुत बड़ा समूह था, वो सिर्फ प्राथमिक सेक्टर में क्या था? संलग्न, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां उसी के अंदर संलग्न था। धीरे धीरे जो ये आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था से बाहर निकला देश और विकसित अवस्था की ओर अग्रसर हुआ। जब हम विकसित अवस्था की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुसंख्यक श्रमिक होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में लोग हैं। तो तृतीय सेक्टर के अंतर्गत जो भी गतिविधि आएगी उस तृतीय सेक्टर के अंदर
अंतर्गत क्या है, काम करते हैं। मतलब किस प्रकार के देश विकसित अर्थव्यवस्था वाले या विकसित अवस्था में जो देश आया उन देशों के लोग हैं अधिकांश संख्या में तृतीय सेक्टर में कार्यरत है और बहुत कम संख्या में द्वितीय सेक्टर में भी कार्यरत है। तो आप ध्यान रखेंगे विकसित देश है, उन विकसित देशों के अंदर बहुत अधिक लोग हैं वो तृतीय सेक्टर में कार्यरत है। उसके बाद में बात की जाए बहुत कम कुछ लोग हैं वो द्वितीय सेक्टर है उसके अंतर्गत भी कार्य करते हैं। जब मैं सेवा सेक्टर की बात करता हूं विद्यार्थियों तो इसमें देखिए तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और होता है पंचम क्रियाकलाप। ये तृतीय क्रियाकलाप है प्रत्यक्ष ज्ञान पे आधारित होता है और चतुर्थ क्रियाकलाप अप्रत्यक्ष ज्ञान पे होता है और पंचम क्रियाएं जो होती है वर्तमान ज्ञान पे आधारित होती है। तो ध्यान रखेंगे कि सेवा सेक्टर के तृतीय क्रिया भी सेवा सेक्टर में आती है विद्यार्थियों, चतुर्थ क्रिया भी किसमें आती है, सेवा सेक्टर में आती है और पंचम क्रिया भी किसमें आती है, सेवा सेक्टर में आती है। लेकिन तृतीय सेक्टर में जो गतिविधियां होगी वो प्रत्यक्ष ज्ञान पे आधारित होगी और चतुर्थ में होगी वो किसमें होगी, अप्रत्यक्ष ज्ञान पे आधारित होती है और पंचम में जो वर्तमान का ज्ञान है उससे संबंधित गतिविधियां हैं वो इस पे आधारित होती है। अब बात करते हैं सेवा सेक्टर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो किसका है विद्यार्थियों, जनशक्ति यानी लोगों का है। अब सेवा देने वाला लेने वाला दोनों काम किसके, सेवा देने वाले भी कौन होंगे, लोग होंगे और लेने वाले भी कौन होंगे, लोग। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा अहम योगदान है सेवा सेक्टर में वो किसका है, जनशक्ति का है। जनशक्ति का मतलब उस देश के लोगों का या उस देश की जनता का है। तो ध्यान रखोगे आप जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण आधार है क्योंकि ये कार्य है सेवा का जो कार्य है वो कौन कर सकता है, कुशल व्यक्ति और जो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है वही कर सकता है, हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। जैसे किसी स्वास्थ्य की जांच करनी है या किसी को शिक्षा देना है तो कौन दे सकता है, एक शिक्षक दे सकता है। उसने वो कितना क्या कुशल है, उसने कहां से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसको उस क्षेत्र के बारे में कितनी क्या जानकारी है, ये काम कौन कर सकता है, एक शिक्षक ही कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे जनशक्ति है वो सेवा सेक्टर के अंदर उसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर अपन तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन सी गतिविधियों को तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं। तो ध्यान रखोगे विद्यार्थियों तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत मुख्य रूप से दो, एक होता है उत्पादन और एक होता है विनिमय। यानी उत्पादन और किसको विद्यार्थियों, विनिमय को तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आता है, वैसे तो सेवाएं आती है, सेवा में क्या आएगा, उत्पादन और विनिमय। उत्पादन, अब उत्पादन का आप कैसे अनुमान लगाएंगे, उसका मापन कैसे करेंगे। अब वहां काम करने वाले लोगों को कितना क्या पारिश्रमिक यानी पैसे कितने मिलते हैं, उसको वेतन कितना क्या मिलता है, वो कितना क्या परिश्रम करते हैं, उसको कितना क्या वेतन मिलता है, उसके आधार पर उत्पादन का निर्माण की उत्पादन का अपन अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे उत्पादन का आप अनुमान कैसे लगा सकते हैं, उसका अनुमान लगाएंगे उनको मिलने वाला पारिश्रमिक या वेतन। जैसे मान लो एक शिक्षक है और एक मान लीजिए नाई है। अब नाई किसका उत्पादन कर रहा है और शिक्षक किसका उत्पादन कर रहा है, उसका जो अनुमान आप लगा सकते हैं उसकी वेतन से लगा सकते हैं। किससे लगा सकते हैं, उन्होंने जो काम किया उस काम के बदले उसके कितना क्या वेतन मिला उससे। तो इसके आधार पर एक उत्पादन होता है। विनिमय का मतलब होता है व्यापार, परिवहन और संचार। विनिमय में क्या आएगा आपका, यानी व्यापार का विनिमय हो सकता है, परिवहन के साधनों की अदला बदली हो सकती है और किसकी, संचार के साधन। अब इनका उपयोग क्यों किया गया, क्योंकि दूरी को निष्प्रभाव यानी दूरी को कम करने के लिए पुराने समय जानते थे एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए हमें बहुत समय लगता था क्योंकि परिवहन के साधन नहीं थे। तो इसलिए तो ध्यान रखें विनिमय में क्या होता है, व्यापार होता है, परिवहन होता है और क्या होता है, संचार। अब इनका प्रयोग है वो दूरी के प्रभाव को कम करने के लिए किया गया। अब ये उत्पादन है, ये भी एक होता है निम्न स्तरीय उत्पादन और एक होता है विद्यार्थियों उच्च स्तरीय उत्पादन। निम्न स्तरीय उत्पादन होता है ना, ये शारीरिक श्रम से संबंधित होता है। किससे होता है, शारीरिक यानी शारीरिक श्रम करते हैं वो लोग निम्न प्रकार निम्न स्तर का ही उत्पादन है वो करते हैं। और ये व्यक्तिगत होता है, कैसा होता है विद्यार्थियों, व्यक्तिगत होता है। किस क्षेत्र में आता है, असंगठित क्षेत्र में। क्या होता है, असंगठित और संगठित आगे अपन बात करेंगे। तो किस में आता है, असंगठित क्षेत्र में आता है। और निम्न स्तरीय सेवा है तो सीधी सी बात उसका भुगतान भी क्या होगा विद्यार्थियों, कम ही होगा, ठीक है। और एक होती है उच्च स्तरीय सेवा और ये होती है मानसिक श्रम पे आधारित, यानी सोच समझ अपने मस्तिष्क पे आधारित होती है। किस पे होती है, यहाँ पर व्यक्ति शारीरिक काम तो करता है, ये साथ साथ में मानसिक रूप से परिपक्व होना जरूरी है। तो ये सरकारी कंपनी
के अंदर नियुक्त व्यक्ति मानसिक श्रम करता है, ये संगठित क्षेत्र में आता है और इसके बदले भुगतान भी क्या मिलता है विद्यार्थियों, ज्यादा है वो मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो अपन सेवा सेक्टर का वर्गीकरण किया है। अपन लोगों ने आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है विद्यार्थियों, इस चार्ट के अंदर सेवा सेक्टर का अपन लोगों ने क्या किया है, वर्गीकरण है वो विद्यार्थियों किया है। अब इस सेवा सेक्टर में आने का देखते तृतीय क्रियाकलाप आता है, चतुर्थक आता है और कौन सा आता है विद्यार्थियों, पंचम आता है। तृतीय क्रियाकलाप प्रत्यक्ष सेवा पे आधारित है विद्यार्थियों, चतुर्थक अप्रत्यक्ष ज्ञान पे आधारित होता है, पंचम किस पे होता है विद्यार्थियों, वर्तमान ज्ञान पे आधारित होता है। अब तृतीय के बाद एक आता है व्यापार और वाणिज्य आता है, और आता है परिवहन, और आता है संचार, और आती है विद्यार्थियों सेवाएं। क्या आती है, तो तृतीय क्रियाकलाप में किस प्रकार गतिविधि है, व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, संचार और क्या आती है विद्यार्थियों सेवाएं। अब व्यापार कितने प्रकार का होता है, व्यापार दो प्रकार से किया जाता है विद्यार्थियों, एक होता है थोक व्यापार और एक होता है फुटकर व्यापार। यानी थोक यानी थोक बंदा, जो ये बिजुली लोग होते हैं, बीच में आपूर्ति करता होता है, वो व्यापार करते हो कैसा होता है, थोक व्यापार होता है। फुटकर व्यापार का मतलब उस क्षेत्र के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, आम जो वहां की आम लोग हैं, उस फुटकर व्यापार का सीधा क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। जैसे आप किसी छोटी मोटी स्टोर से कोई वस्तु खरीदने के बाद उसका आपने क्या कर लिया, उपयोग कर लिया, इसका मतलब आप जहां से खरीद के लाए वो फुटकर दुकान थी, स्टोर कैसे थी, फुटकर। अब ये थोक व्यापार भी गांव में भी हो सकता है, और कहां हो सकता है, गांव में छोटी मोटी दुकानें उनको भी आपूर्ति करनी पड़ती है, तो इसका ये थोक व्यापार है। गांव में होता है तो ग्रामीण कहते हैं, और नगर में होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, नगरीय कहा जाता है। इसी प्रकार से फुटकर व्यापार विद्यार्थियों ये नगर में भी हो सकता है, और कहां हो सकता है, गांव में भी हो सकता है। जिस प्रकार से थोक व्यापार नगर और गांव में होता है, वैसे वैसे फुटकर व्यापार भी नगरीय और क्या होता है विद्यार्थियों, ग्रामीण होता है। अब नगर में बात करेंगे, श्रृंखला भंडार के रूप में हो सकता है, डाक के ऑर्डर के माध्यम से हो सकता है, सुलभ बाजार के अंदर हो सकता है, या लोक वितरण योजना के माध्यम से किया जा सकता है। यानी नगर में डाक भंडार के रूप में, मतलब श्रृंखला भंडार के रूप में, डाक ऑर्डर के रूप में, सुलभ बाजार केंद्र के रूप में, और लोक वितरण योजना के रूप में। और ये जब डाक ऑर्डर की बात करें, दूरभाष से और इंटरनेट के माध्यम से। तो इसी प्रकार से ग्रामीण में क्षेत्र में आवधिक क्या लगती है, एक निश्चित समय पर 10-7 दिन की, 15 दिन की क्या लगती है, एक बाजार लगती है, जिसको अपन कहते हैं आवधिक बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आवधिक बाजार। अगर सप्ताह की बाजार लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, साप्ताहिक बाजार। 15 दिन की बाजार लगती है लगातार तो उसको अपन कहते हैं पाक्षिक बाजार। क्या कहते हैं, पाक्षिक। अब यहाँ पर फेरी वाला है, लोक वितरण है, रेडी है, ये सारे के सारे किस प्रकार के, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर फुटकर व्यापार के स्रोत। अब उसके बाद जब हम परिवहन की बात करते हैं विद्यार्थियों, तो उसमें रेल तंत्र आता है, सड़क तंत्र आता है, और आता है जल तंत्र। जल तंत्र के आंतरिक समुद्री मार्ग हो सकते हैं और महासागर के अंदर मार्ग हो सकते हैं। और वायु परिवहन की अपन बात करते हैं तो वायु परिवहन में यात्री सेवा हो सकती है और माल की सेवा भी की जा सकती है। तो ये था आपका परिवहन से संबंधित। अगली करते हैं संचार। संचार के अंदर क्या होता है, परिवहन के साधन, दूर संचार और दृश्य और श्रव्य। दृश्य श्रव्य दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, उसको बोलते हैं दृश्य श्रव्य। अब दूर संचार में होता है दूरभाष। और दूरभाष के अंदर होते हैं भू लाइनें, जमीन के अंदर जो लाइन बिछाई गई टेलीफोन की होती है वह, और होता है एक मोबाइल फोन। और दृश्य श्रव्य में बात करें, फिल्में होती है, रेडियो होता है, टीवी होती है, और मुद्रण मीडिया में समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं विद्यार्थियों, संचार के अंतर्गत। अगला है सेवा। अब सेवा में मौद्रिक बैंकिंग सेवा हो सकती है, बीमा हो सकता है, कोई आपकी अचल संपदा हो सकती है, व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवा के अंदर व्यक्ति को दी जा सकती है, ये सरकार के द्वारा भी दी जा सकती है, या किसी गैर सरकारी संगठन के द्वारा भी ये सेवाएं दी जा सकती है। तो ये आर्थिक क्रियाकलाप की जो गतिविधियां है उसके बारे में बात की थी। आगे बढ़ते चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है सूचना आधारित, और ये होती अनुसंधान और विकास आधारित क्रियाकलाप। यानी कोई सूचना से संबंधित हो सकती है गतिविधि, या अनुसंधान व विकास आधारित। और पंचम क्रियाकलाप विशेषज्ञ, किसी क्षेत्र के अंदर वर्तमान समय की
जो प्लान है उसका विशेषज्ञ हो सकता है, या वर्तमान में किस प्रकार की नीति का निर्धारण करना है उसके बारे में, या किसी क्षेत्र में परामर्शदाता हो सकता है, या नीति निर्धारक हो सकता है। तो ये थी विद्यार्थियों सेवा सेक्टर को अपन ने 3 भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन किया। अब चलते हैं कि व्यापार और वाणिज्य क्या है। जब मैं व्यापार की बात करता हूं विद्यार्थी, अपन जानते हैं कि अन्यत्र उत्पादित वस्तुओं का क्रय और बिक्री है। किसी जगह पर उत्पादित वस्तुओं को अपन बेचते हैं या फिर उसको क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो वो क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यापार। और व्यापार का उद्देश्य क्या होता है, लोग व्यापार क्यों करते हैं विद्यार्थियों? व्यापार का एकमात्र उद्देश्य होता है यह कैन प्रकरण क्या कमाना, प्रॉफिट कमाना है, लाभ किस प्रकार से कमाया जाए। अब वो व्यापार फुटकर भी हो सकता है और व्यापार थोक भी हो सकता है। उन सब दोनों के व्यापार को तरीका है थोक और फुटकर। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अब व्यापार कहाँ होगा विद्यार्थियों? अभी अपन ने पढ़ा व्यापार नगर में भी हो सकता है, व्यापार कहाँ हो सकता है, कस्बों में भी हो सकता है। यानी नगर में हो रहा है या फिर किसी कस्बे में हो रहा है तो उस क्षेत्र को अपन कहते हैं व्यापारिक केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, व्यापारिक केंद्र। अगर नगर में हो रहा है तो अपन उसका नगरीय व्यापारिक केंद्र कहेंगे, और कस्बों में या गांव में होता है ग्रामीण व्यापारिक केंद्र या ग्रामीण विपणन केंद्र के नाम से जाना। जहां जिस जगह जो व्यापार होता है उस जगह को बोलते हैं विद्यार्थी व्यापारिक केंद्र कहते हैं, या उसको संग्रहण केंद्र कहते हैं, या उसको कहते हैं वितरण केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वितरण केंद्र कहा जाता है। अब ये व्यापार है विद्यार्थियों, ये व्यापार स्थानीय स्तर की वस्तु के विनिमय से लेकर के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा तक का विनिमय इस व्यापार के माध्यम से। ये कह रहा है कि व्यापार स्थानीय स्तर की, यानी जहां व्यापार हो रहा है किसी जगह पर, वहां जो स्थानीय रूप से वस्तु का उत्पादन होता है उस वस्तु के बदले में देकर के दूसरी वस्तु तक के स्तर को लेकर के आप एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो अपने देश की मुद्रा दूसरे देश में चलती नहीं है, तो मुद्रा का आपको बैंकों के अंदर ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। जिस देश में जाएंगे तो उस देश में उस देश की मुद्रा ही चलेगी। तो वहां पे उन बैंकों, अंतरराष्ट्रीय जो बैंकें होती है उस बैंकों के अंदर अपनी जो मुद्रा है उसके बदले में जिस देश में आप जा रहे हैं उसकी मुद्रा का मूल्य निकाल करके उस देश की मुद्रा आपको दी जाएगी, वो ही मुद्रा उस देश में चल रही। तो इसका मतलब मुद्रा थी आपकी, उस मुद्रा का क्या हुआ, अदला बदली हुई, विनिमय हुआ। तो व्यापार में स्थानीय स्तर से लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर तक की मुद्राओं का क्या होता है, विनिमय होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब अपन व्यापार के अंदर 2 प्रकार के होते हैं कि व्यापार गांव में भी हो सकता है और व्यापार नगरों में भी हो सकता है। गांव में व्यापार होता है उसको विद्यार्थी अपन कहते हैं ग्रामीण विपणन केंद्र कहते हैं, और जो बाजार में होता है उसको क्या कहते हैं, नगरीय बाजार केंद्र। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय बाजार केंद्र में अंतर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है या तुलना कीजिए। तो ये बिंदु विद्यार्थी देखिए कि ये ग्रामीण विपणन केंद्र है, ये निकटवर्ती बस्तियों का क्या करता है, उस गांव के आसपास की जो बस्तियां हैं उन बस्तियों को पोषण या उन बस्तियों को जिन भी वस्तुओं की जरूरत होती है उसकी आपूर्ति कौन करता है, ये ग्रामीण विपणन केंद्र करता है। ये अर्ध नगरीय केंद्र है, पूर्ण रूप से नगर के रूप में नहीं होते, अर्ध नगरीय केंद्र भी इसको कहते हैं विद्यार्थी। और व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवा यहाँ उपलब्ध नहीं होती, यानी व्यक्तिगत सेवाएं और व्यावसायिक सेवाएं, किसी व्यवसाय संबंधित सेवाएं वो यहाँ पर ग्रामीण विपणन केंद्र में उपलब्ध नहीं होती है। स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र की भी इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, इसको स्थानीय संग्रहण या वितरण केंद्र भी कहा जाता है। और ये आवधिक बाजार लगते हैं यहाँ पर विद्यार्थी, क्या लगते हैं, एक निश्चित अवधि पर। देखो जहाँ समय समय पर बाजार नहीं लगते हैं तो वहां समय समय पर स्थानीय अवधि क्या लगते हैं, बाजार। ये बाजार क्या हो सकते हैं, पाक्षिक भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, साप्ताहिक भी होते हैं। फिर अपन बात करते हैं नगरीय बाजार केंद्र की बात करते हैं, यहाँ अधिक विशिष्ट प्रकार की, यहाँ कोई ज्यादा विशिष्ट प्रकार की सेवाएं प्रदान, गांव में किसी विशिष्ट प्रकार की सेवाएं नहीं मिलती है, लेकिन नगरों के अंदर विशिष्ट प्रकार की सेवा है वो उपलब्ध होती है। यहाँ भी निर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्ट बाजार भी उपलब्ध, यानी उद्योगों से निर्माण होने वाले सेवाएं पदार्थ होते हैं, उसके साथ साथ में अलग से विशिष्ट प्रकार की सेवाएं जैसे श्रम बाजार, आवासन बाजार, शैक्षिक संस्थानों और व्यावसायिक सेवाएं भी उपलब्ध होती है, जैसे अध्यापक है, वकील है, चिकित्सा सेवाएं। और यह साप्ताहिक और पाक्षिक बाजार लगते हैं ये ग्रामीण विपणन केंद्र के अंदर। और परिगामी क्षेत्र से लोग अपने यहाँ आकर के अपनी आवश्यकताओं की क्या, उस क्षेत्र के चारों और परिगामी मतलब जिस क्षेत्र विधा ग्रामीण विपणन केंद्र है उस ग्रामीण विपणन केंद्र के चारों ओर के लोग वहां आकर के उनको जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन वस्तुओं को खरीद करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।
अब मैं अभी देखा था हमने कि व्यापार, एक थोक व्यापार होता है विद्यार्थियों, एक होता है फुटकर व्यापार। इन व्यापार दो प्रकार से होता है, थोक व्यापार और एक कौन सा होता है, फुटकर व्यापार। अब फुटकर व्यापार क्या है कि जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय को क्या कहते हैं, जो उपभोक्ता यानी जिस वस्तु को मुझे आवश्यकता है या मुझे उपयोग करना है तो वह जहां से खरीदता हूं, तो वो जिस जगह से मैंने उसको खरीदा उसको अपन कहेंगे फुटकर व्यापार। उसको क्या बोलेंगे, फुटकर व्यापार। थोकबंदा नहीं, जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय करता है उसको अपन क्या कहते हैं, जो उपयोग करने वाला व्यक्ति वही अगर उस वस्तु को खरीद रहा है सीधा, तो इसका मतलब वो हो गई फुटकर। और जो बिचले लोग होते हैं बीच में, वो खुद उपयोग नहीं करते, दूसरे उपयोग के लिए किसी दूसरी मतलब स्टॉल पे रख देते हैं, वो स्टॉल वाला उपभोक्ता को पहुंचाता है। इसका मतलब बीच में जो काम कर रहा है बिचौलिया, वो है थोक व्यापार होगा, न कि फुटकर व्यापार। अब फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में ही संपन्न होता है। यानी जो प्रतिष्ठान होते हैं उन प्रतिष्ठानों का एकमात्र उद्देश्य होता है वस्तुओं को उपभोक्ता वाले व्यक्ति को ही देना। फेरी है, रेडी है, ट्रक है, दार से दार है, डाक आदेश है, दूरभाष से, स्वचालित बिक्री की मशीन, इंटरनेट, फुटकर, ये सारे बिक्री के क्या माने जाते हैं विद्यार्थियों, भंडार होते हैं। इन फुटकर व्यापार में वर्ग स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने का काम किया था, वो किया था उपभोक्ता सहकारी समुदाय। यानी उपभोक्ता सहकारी भंडार होता है एक विद्यार्थी, एक विभागीय भंडार होता है, एक श्रृंखला भंडार होता है। अब थोक व्यापार की बात करते हैं विद्यार्थियों, तो थोक व्यापार का गठन किसके द्वारा किया जाता है, बिचौलिए, सौदागरों और पूर्तिकरों के द्वारा किया जाता है। श्रृंखला भंडार सहित कुछ बड़े भंडारों को विनिर्माण से सीधा खरीद लेते हैं। थोक व्यापार में क्या होता है, जो अभी उन्होंने पढ़ा था फुटकर व्यापार में, श्रृंखला भंडार होते हैं, वस्तुओं को वितरित करने के जो भंडार होते हैं उनसे या तो वो सीधे खरीद लेते हैं या उनसे बड़े भंडारों से जहाँ जिन उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण होता है वहां से सीधा वो वस्तुओं को खरीद लेते हैं। और थोक विक्रेता ही फुटकर व्यापारों को क्या देते हैं, उधारी पर देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि फुटकर जो व्यापार होता है वो मूल रूप से थोक व्यापार पर ही निर्भर करता है। अब अगली बात तो ये हो गया व्यापार और वाणिज्य विद्यार्थियों। आगे बढ़ते अगला है अपने पास परिवहन। परिवहन की एक प्रकार की सुविधा कह सकते हैं, या परिवहन एक प्रकार की क्या विद्यार्थियों, सेवा होती है। क्या होती है, एक प्रकार की सेवा, जिसमें व्यक्ति विनिर्मित माल और संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना क्या कहलाता है। कोई व्यक्ति है वो एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ले जाओ, या कोई विनिर्मित माल है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाओ, या कोई संपत्ति है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, परिवहन। ध्यान रखना विद्यार्थियों, परिवहन एक संगठित उद्योग भी है। क्या है परिवहन, परिवहन को अपन एक संगठित उद्योग की श्रेणी में भी रख सकते हैं। अब एक शब्द आपको मिलेगा विद्यार्थियों, परिवहन दूरी क्या है, परिवहन दूरी। अब परिवहन दूरी को आप किलोमीटर दूरी भी कह सकते हैं, या मार्ग की लंबाई की वास्तविक दूरी है ये भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए परिवहन दूरी का मतलब क्या है, इसको किस में मापते हैं, किलोमीटर दूरी में। किलोमीटर दूरी में भी मापा जाता है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, मार्ग लंबाई की वास्तविक, यानी जहां तक आपने परिवहन किया है, आप एक जगह से दूसरे जगह गए, ए बिंदु से बी बिंदु तक वास्तविक दूरी कितनी है, या उस दूरी को मापने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, किलोमीटर का। और समय दूरी मतलब होता है एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाला समय होता है, उसको समय कितने समय में उस दूरी को आपने तय किया, वो होती है समय दूरी। एक होती है लागत दूरी, यानी वस्तु को ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचाने के लिए आपने कितना खर्चा क्या लगाया, वो होती है लागत दूरी। यानी मार्ग पर यात्री के रूप में कितना खर्चा आपने किया है, उसको अपन क्या कहते हैं, लागत दूरी। एक होता है समकाल रेखा आएगा आपका, तो मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, समकाल रेखा। फिर आपके पास एक शब्द मिलेगा नोड। नोड का मतलब होता है कि दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल। जैसे एक मार्ग ये हो गया, एक ये, जैसे चार मार्ग बनाए आपस में जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, ये ई बिंदु पर मिल रहे हैं, तो इस ई बिंदु को अपन क्या कहते हैं विद्यार्थियों, नोड कहते हैं। क्या कहते हैं ई बिंदु को, नोड। दो अथवा दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल, आपस में मिलने वाला क्षेत्र। अब एक के लिए उद्गम हो सकता है, दूसरे के लिए क्या हो सकता है, गंतव्य। यानी यहाँ से कोई मार्ग बी तक जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ जा निकला है ना, ये तो उद्गम हुआ, इस बी की ओर जा रहा है तो वो है, तो उसके लिए क्या हो गया, गंतव्य बिंदु। तो एक उद्गम बिंदु और एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सारे कोई बड़ा कस्बा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये कस्बा है, इसको कहेंगे नोड कहेंगे विद्यार्थी। क्या कहेंगे, इसको नोड कहा जाता है। इसी प्रकार से एक शब्द मिलेगा योजक।
यानी वह सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है उसको अपन क्या कहते हैं, योजक। अब ये नोड ये हो गया विद्यार्थियों, एक नोड ये हो गया, इन दोनों नोडों को जोड़ने के लिए ये मैंने एक सड़क बनाई, इसको अपन क्या कहते हैं, योजक सड़क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको विद्यार्थियों, योजक सड़क है वो कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं कि परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपने अभी परिवहन की बात की थी, इस परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो परिवहन को क्या करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। एक तो परिवहन की मांग और दूसरा जनसंख्या का आकार, ये दो कारक है वो क्या करते हैं, परिवहन को प्रभावित करते हैं। अगर परिवहन की मांग ज्यादा है तो इसका मतलब जनसंख्या का आकार बड़ा है, अगर जनसंख्या का आकार छोटा है सीधी सी बात है कि उस क्षेत्र में परिवहन की मांग क्या होगी, डिमांड क्या होगी विद्यार्थियों, कम होगी। तो अपन ने सबसे पहले व्यापार और वाणिज्य पढ़ लिया, उसके बाद में परिवहन और परिवहन पढ़ा, उसके बाद में अगला आता है अपने पास संचार, मतलब वह सेवा जिसमें शब्दों को आप संदेशों को, तथ्यों को और विचारों का क्या होता है, आदान। जैसे मेरे क्या शब्द है, क्या विचार है, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को सुना रहा हूं मेरे से ज्यादा दूर बैठे, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, संचार कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, अब इसका आदान प्रदान, अपने शब्दों, विचारों, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है विद्यार्थियों, संचार कहलाता है। अब ये एक आएगा आपका संचार पद क्या है, यानी परिवहन के सभी रूपों को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, संचार अपने विचार, शब्दों को आप किस मार्ग के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेज रहे हो, उसी को क्या बोले, परिवहन के सभी रूपों को क्या कहते हैं, संचार पथ कहा जाता है। जैसे आपका मोबाइल से, दूरभाष से और उपग्रह, ये क्या है, ये परिवहन के पथ नहीं है बेटा, क्यों, इनके अंदर हमें किसी भी प्रकार के परिवहन की जरूरत पड़ती है नहीं। अगला एक शब्द आपको मिलेगा दूर संचार, यानी दूर से शब्दों, विचारों को भेजने वाला माध्यम को क्या कहते हैं, दूर संचार। जैसे अपने पास मोबाइल है तो ये क्या है, दूर संचार का साधन है, ये विद्युत प्रौद्योगिकी विकास पर निर्भर है। तार प्रेषण, मार्स ट्यूब और टेलेक्स, ये पुराने टाइम के संचार के साधन से वर्तमान समय में इसकी ज्यादा कोई उपयोगिता नहीं है, ये भूतकालीन बीते हुए समय के संसाधन बनकर के रह गए हैं, दूर संचार के साधन बनकर। फिर आपको मिलेगा एक दूरदर्शन और एक मिलेगा बच्चों रेडियो, दूरदर्शन और रेडियो। आप ये दूरदर्शन रेडियो, इसको अपन जन संचार का माध्यम भी कहते हैं। लोग देश के विभिन्न कोनों से समाचारों को रेडियो के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, इस कारण से इसको क्या कहते हैं, जन संचार के माध्यम भी कहा जाता। तो ध्यान रखेंगे, दूरदर्शन और रेडियो को अपन क्या कहते हैं, जन संचार के माध्यम। और आगे अपन देखते हैं इंटरनेट, और आप जानते हैं वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति लाने का काम किसने किया विद्यार्थियों, इंटरनेट ने किया। किसने किया है, अगर इंटरनेट जैसी सेवाएं नहीं होती तो सीधी सी बात है कि ना तो ये दूरदर्शन है, रेडियो दूरदर्शन है, मोबाइल है, दूरभाष, उपग्रह वगैरह ये कोई भी काम करता नहीं करता। आगे बढ़ते हैं तो अपन ने सबसे पहले व्यापार वाणिज्य, उसके बाद में अपन ने देखा था परिवहन, फिर संचार, अब देखेंगे सेवा। अब किसकी बात करेंगे विद्यार्थियों, सेवा। अभी अपन ने पढ़ा था कि सेवाएं, कि कुछ सेवाएं किसी लोगों को चलाती है और कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती है। यानी कुछ सेवाएं ऐसी होती है सिर्फ किसको मिलती है, लोगों को, और कुछ सेवाएं ऐसी होती है किसको चलाती है, उद्योग को। लेकिन लोगों और उद्योग दोनों को चलाती है वो सेवा कौन सी विद्यार्थियों, परिवहन सेवा। कौन सी सेवा, परिवहन सेवा। परिवहन के रूप में लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या उद्योग और निर्मित जो माल है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि परिवहन सेवा है वो लोगों को भी चलाती है और उद्योगों को भी चलाती है, तो दोनों को चलाती, ध्यान रखना। अब अपन सेवा की बात की थी तो पहले अपने देखा था कि सेवा निम्न स्तरीय भी होती है और सेवा क्या होती है विद्यार्थियों, उच्च स्तरीय। अब निम्न स्तरीय सेवा में पंचारी की छोटी मोटी दुकान है, वो लोगों की सेवा तो कर रहा है लेकिन वो एक कम स्तर की, निम्न स्तर की सेवा कर रहा है। धोबी घाट है, धोबी कपड़े वगैरह धोता है, वो लोगों की सेवा कर रहा है, लेकिन सेवा क्या है, सेवा का स्तर है वो कैसा है, बढ़िया नहीं है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि निम्न स्तरीय सेवा में लोगों को किस प्रकार का श्रम करते, काम सब करते हैं लेकिन काम करने में क्या है, अंतर है। ये लोग शारीरिक काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, शारीरिक काम करते हैं, और इनको भुगतान क्या मिलता है बच्चों, निम्न स्तर की सेवा है तो भुगतान क्या मिलेगा, कम ही मिलेगा। जिसमें नाई है, धोबी है, माली है ना, ये सारी की सारी लोगों की सेवा तो करते हैं लेकिन इनकी सेवा करने का स्तर है वो कैसा है, निम्न है। और ये शारीरिक श्रम करते हैं, किस प्रकार का श्रम करते हैं विद्यार्थियों, शारीरिक श्रम। अब उस स्तर में क्या आता है,
सेवा उस स्तर की भी होती है, जैसे लेखाकार है, वकील है, शिक्षक है, परामर्शदाता है, डॉक्टर है, संगीतकार है, ये सारे क्या है, ये भी लोगों की सेवा तो करते हैं, लेकिन इनके सेवा करने में डिफरेंट ये उस स्तर की सेवा है। और जब उस स्तर की सेवा है तो ये शारीरिक श्रम नहीं करते, काम ये भी करते हैं, लेकिन ये काम कौन सा करते हैं, मानसिक काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं, काम आप भी करते हैं, काम हम भी करते हैं, काम किसान भी करते हैं, काम हम भी करते हैं, लेकिन काम किसान काम करता है शारीरिक और अपन काम करते हैं मानसिक। किस प्रकार काम करते हैं, मानसिक। सब काम तो करते हैं, लेकिन काम करने में मानसिक काम करेगा तो सीधी सी बात है, मानसिक रूप से अगर तैयार है वो काम कर रहा है तो उसका मतलब यहाँ पे जो व्यक्ति को भुगतान होगा वो क्या होगा, उस सेवा के बदले मिलने वाला भुगतान क्या होगा विद्यार्थियों, ज्यादा। तो ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब आपको एक और अपनी मिलेगा सेवा में, एक संगठित क्षेत्र की सेवा होती है, एक होती है विद्यार्थियों असंगठित क्षेत्र की सेवा। अब इसको समझिए कि संगठित क्षेत्र की सेवाएं क्या होती है और असंगठित क्षेत्र की सेवाएं क्या है। जैसे एक शिक्षक है, या फिर एक मोची की दुकान है, या फिर गृहपाल है, या नाई है, या फिर माली की दुकान है, तो उसका कोई, जैसे मैं बात करूं माली की, तो इसकी दुकान है, अब सब्जियों को बेचता है, इसको सब्जी को बेचने के लिए आज है तो सब्जी बेची, कल नहीं है तो कोई तनख्वाह इसको नहीं मिलेगी, है ना। इसका भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसकी सरकार की कोई गारंटी नहीं है कि वो स्वास्थ्य सेवा उसको निःशुल्क दी जाए, कुछ भी नहीं है। और बुढ़ा होने के बाद में इसको ऐसा नहीं पेंशन दी जाएगी, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जैसे महामार्ग सेतु निर्माण का अनुरक्षण, उसके ऊपर किसी व्यक्ति को या किसी विभाग, परिवहन है, दूरसंचार है, ऊर्जा है, जलापूर्ति की परीक्षण नियंत्रण निगमों की स्थापना है, अभियांत्रिकी है, विधि प्रशासन है, ये सारे के सारे यहाँ क्या होते हैं, यहाँ पे व्यक्ति नियुक्त होता है सरकार के द्वारा। क्या होता है, उसको नियुक्ति उस पद पर, यानी महामार्ग और सेतु निर्माण का निर्माण रक्षा करने के लिए जो इसका संगठन होगा, उसका कोई ना कोई व्यक्ति क्या होगा, अध्यक्ष होगा, नहीं होगा, मतलब वो सरकारी आदमी होगा या कंपनी के द्वारा नियुक्त होगा। उसको गारंटी दी हुई होगी कि जब उन्होंने इसके ऊपर देखने का काम किया, उसको उस समय नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उसको एक फिक्स समय दिया है, इतने समय ही आपको क्या करना है, काम करना है। उसकी स्वास्थ्य की व्यवस्था निःशुल्क होगी और उसको एक निश्चित वेतन भी मिलेगा, और छुट्टियों में भी उसको क्या मिलता है, वेतन मिलेगा। उसकी स्वास्थ्य की सुरक्षा भी सरकार देगी, उसकी सुरक्षा भी सरकार देगी, अगर बीच में डेथ वगैरह हो जाती है तो भी उसको पेंशन भी मिलेगी उसको। तो इसका मतलब यहाँ व्यक्ति क्या बिल्कुल संगठित है नहीं है, उसको बहुत सारी सुविधा मिल रही है, लेकिन यहाँ व्यक्ति संगठित नहीं है, ना उसको नियुक्ति पत्र मिला है ज्वाइन के समय, ना उसको कोई फिक्स वेतन मिलेगा, ना कोई फिक्स समय है, सुबह 8 बजे आया ऐसा जरूरी कि शाम को 8 बजे काम, तब जब चाहे तब करेगा। यहाँ वेतन भी क्या मिलेगा, व्यक्ति को कम मिलेगा, उसको कोई सुरक्षा नहीं है, उसको कोई सुरक्षा नहीं, कभी भी मर सकता है, उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये सारे के सारे किसमें आते हैं, असंगठित क्षेत्र में आते हैं। किसमें आते हैं, असंगठित। यहाँ जैसे मान लो शिक्षक की बात करें, बैंक मैनेजर की बात करें, ये सारे किसमें आएंगे, संगठित क्षेत्र में। क्योंकि फिक्स है, शिक्षक को जब ज्वाइनिंग हुई, इसमें ज्वाइनिंग पत्र मिला था, 6 घंटे काम करना, ये भी फिक्स है नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरी रात ही करो, नहीं, स्कूल आए, स्कूल टाइम गए, बात पूरी, फिक्स वेतन मिलता है, अवकाश सहित वेतन, जो अवकाश लेते उसकी सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा है, भविष्य की सुरक्षा है, और रिटायर होने के बाद पेंशन भी मिलेगी। तो ये सारा किसमें आता है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन व्यक्तियों को कुछ भी मिलता नहीं। अब यह असंगठित क्षेत्र की बात, घुंगुरी की डिब्बे वाली सेवा है ना, ये 1,75,000 है, ये सबसे बढ़िया असंगठित क्षेत्र की सेवा का उदाहरण माना जाता है। तो अपन लोगों ने आज तर्क और चतुर्थ क्रियाकलाप के संबंध में कुछ बातें की थी, और यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न परीक्षा विद्यार्थी पूछे जाएंगे। तो आप इसको थोड़ा सा देखिए, अपने इस चैनल पे आइए और क्या होता है वो बातों के बारे में विशेष रूप से अध्ययन कीजिए।